नमस्ते। आज मेरे साथ मेहरू जाफर साहब में साहिबा हैं, माफ़ कीजिएगा, उर्दू में ये खास वो है। आप वरिष्ठ पत्रकार, ऑथर, टीचर, बहुत आयाम हैं। लेकिन आज मैं सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी का जो शो करता हूँ एवरी मंडे, उसमें आपसे बातचीत के लिए बुलाया हूं। तो मेरे ख्याल में आज हम लोग क्योंकि वो लेयर अलग अलग हैं, वो एक ऑथर की लेयर है, एक शिक्षक की लेयर है, एक पत्रकार की लेयर है, वो तीनों लेयर हैं। लेकिन आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे मेहरू जी आपसे, जो जो अभी हिंदुस्तान में हो रहा है, और हम सबके लिए वो इट्स अ मैटर ऑफ वरी, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट्स मैटर ऑफ एगनी, क्योंकि हम सब लोग थोड़े कंसर्न भी हैं, एंक्शस भी हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपकी बहुत बेहतरीन 3 किताबें हैं जो मेरी नॉलेज में है, हो सकता है और लिखी हैं। द बुक ऑफ मोहम्मद, मोहिउद्दीन चिश्ती साहब के ऊपर, और निजामुद्दीन औलिया। किताब को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके जिसको कहते हैं ना, शीर्षक से ही पता लगता है कि जो तबीयत है मेहरू जी की, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। क्योंकि ये अगर कोई इस पे लिख रहा है तो वो कोई आध्यात्म की बात कर रहा है, वो ईश्वर की बात कर रहा है। मेहरू जी, मैं थोड़ा आध्यात्म से सीधे आपको, जो आज देश में हो रहा है, एक एक तरह का हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, या ये कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है हिंदू खतरे में है। बहुत दिनों तक था, मतलब मुसलमान माइनॉरिटी में थे खतरे में, अब हिंदू आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो हम लोग गंगा जमनी तहजीब तहजीब बोलते थे, हम लोग कॉमन हेरिटेज की बात करते थे, तो क्या ये सोशल कल्चरल इश्यूज हैं जिसमें टकराहट है, या इट इज जस्ट अ वोट पॉलिटिक्स? I think it's, thank you so much, first of all, for having me here. I am here today as a concerned, very, very concerned citizen. And I'm very happy to be talking to another concerned citizen about what's happening around us. क्योंकि एक बेबसी का, एक हेल्पलेसनेस की एक सिचुएशन है, तो इस ऐसे माहौल में हम सिर्फ गुफ्तगू कर सकते हैं, संवाद कभी रुके ना हमारे बीच। एंड मुझे तो लगता है कि जो हो रहा है वो सिर्फ ना इसका मजहब से मतलब है, ना अल्लाह से मतलब है, ना राम से मतलब है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स से मतलब है, सत्ता में रहने की कोशिश है। लेकिन सत्ता में हम मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बग़ैर इस तरह की खून खराबा वाली पॉलिटिक्स के अलावा भी हम सत्ता में रह सकते हैं, अगर हमें सब सारे सिटीजन्स को हम खुश कर सकते हैं, तो हमें सबका वोट मिल सकता है। तो ये हम डिवाइड एंड रूल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों करते हैं? इज इट अ सिक माइंड? इज इट lack of compassion? Is it lack of appreciation of the life of other human beings? हम क्यों इस तरह की डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स करते हैं? इस पे ज़रा सा हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो हमेशा एक सेक्युलर पॉलिटिशियन को वोट दिया है अपना। जब राजीव गांधी की सरकार ने और राजीव गांधी ने खुद इतनी बड़ी गुस्ताखी की पार्लियामेंट में शाहबानों की केस में, तो हमारे हीरो तो आरिफ मोहम्मद खान थे। आज वो हमारे हीरो नहीं है, उसकी कुछ और वजह है, लेकिन उस वक्त तो हम सब ने, मेजॉरिटी मुसलमानों ने राजीव गांधी का विरोध किया था। और मेरा एक अपील भी है राजीव गांधी के बच्चों से कि वो अपने अब्बा की पॉलिसीज को ऑब्जेक्टिवली देखें। तो वो जो अभी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को उन्होंने अपलॉड किया है, वो नहीं करेंगे। वो उनको मानना होगा कि जो डिसीजन राजीव गांधी ने उस वक्त लिया था वो गलत था,
मुल्क के लिए गलत था और हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के लिए गलत था। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हमारा सेक्युलर मुस्लिम का लीडर कोई शरिया स्पाउटिंग मुल्ला कभी नहीं था। हमने मुस्लिम लीग से अपना मुंह मोड़ लिया था और हम एक सेक्युलर हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ। तो हमने तो हमेशा नेहरू को वोट दिया, हमने तो जिन्ना को वोट कभी नहीं दिया। तो ये जो making history stand upon its head, nobody talks of the various delegations led by secular Muslims. जैसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, मेरी एक बुजुर्ग खाला है जरीना भट्टी, जो कि she is one of the first generation of Indian feminists. उन्हीं के ग्रुप ने विमेन स्टडी शुरू की हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में. She said she had led a delegation to Rajiv Gandhi and said what he has chosen for the benefit of Indian Muslims is not in our interest. But nobody talks. No, people talk only of the appeasement of the minorities, but they don't talk of how we have always, time and again, stood up against our own Maulvis, our own orthodox thinkers within the Muslim community, and for the secularism propagated by our very enlightened founding fathers. मैं म्यूट हुआ. मेहरू साहब, मैं एक और चीज इसमें ऐड कर दूं. जब राजीव गांधी की बात आती है और अपीजमेंट ऑफ मुसलमान के चलते उन्होंने जो शाहबानो केस को पार्लियामेंट में पलटवाया, और ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपीजमेंट ऑफ हिंदू के चलते ताला भी खुलवाया. जो राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का काम था, ये राजीव गांधी के समय हुआ. तो वो है ना कि लहमों ने खता की और सदियों ने सजा पाई. तो वो कुछ उस तरह का काम है जो, खैर अभी दिस इज नॉट द फोरम, बट वो एक अलग विषय है. मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं, जो मेहरू जी ये कह रही हैं कि उनका पॉलिटिक्स बहुत नहीं समझती हैं. हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो इनके पिताजी बहुत से लोगों के रोल मॉडल थे. लखनऊ यूनिवर्सिटी 43 के, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, 43 के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस की पार्टी से. तो मतलब एक जो यंगस्टर्स को लगता है ना कि यही होना चाहिए, देश कैसे ठीक होना चाहिए, उन सब के रोल मॉडल थे. तो मैं जरा इस बात को नहीं पचाऊंगा कि मेहरू जी को पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती. वो इनकी बचपन से इनकी घुट्टी में है, शी अंडरस्टैंड्स दैट. पर अच्छी बात यह है कि उसके साथ इनको पढ़ाई लिखाई भी समझ में आती है. मैं मेहरू जी दूसरी बात पे आ रहा हूं. आजकल जैसे एक बीजेपी ने कह के को सेकुलरिस्ट को एक सूरो वो कर दिया है. और मैं हरदम इस बात को इसलिए कहता हूं कि भाई आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू. मैं बार बार ये कहता हूं आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, बट आई एम अ सेकुलर. मैं, अब मेरे घर में छुआछूत नहीं है, मेरे घर में बर्तन अलग नहीं है, मेरे घर में जो खाना बनाती हूँ मुसलमान है, मेरे ऑफिस में जो हो सकता मैं जो काम करते हैं बहुत से लोग उसमें दलित हैं. लेकिन मैं अपने को सेकुलर मानता हूं. अब वो एक सेकुलर की एक और डेफिनेशन करके उनकी हंसी उड़ाई जाती है. मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ सेकुलर. जो एक नया चल रहा है ना कि सेकुलर, ये तो सूडो सेकुलर है, जो जिन आपने अडवाणी जी ने शुरू किया था. Secularism is just another ism like any other ism. It is how human beings interpret religion, how we interpret philosophy, how we interpret mathematics, geography. So religion, these are all ideas, that are born out of the mind of thinking citizens. तो जो secularism को अपना दुश्मन मानता है या सेक्युलर मानता है, वो मेरे नजर में पढ़ा लिखा इंसान नहीं है. उसको मालूम ही नहीं है कि इसको इंटरप्रेट हम कैसे करें. तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या आईटी सेल में या किसी तरह से उसको इंफॉर्मेशन मिल गई है, एंड ही इज नॉट स्टडीड ideas on his own, but only parroting what has been told to him. So usko to hum it is a waste of time even talking about people who don't bother to read or write.
तो थोड़ा सा, and this is the difference, you know, between our founding fathers and the people at the helm of affairs today, who have tremendous power, but they have very little knowledge about themselves, about their own history. So secularism is just simply a word originated from whatever Greek, Latin vocabulary, but it has been interpreted differently in different parts of the globe. So the French secularism is different to the American secularism, and because the people who designed our constitution were literate, they were knowledgeable about the European continent and the American continent. They did not just follow or parrot the Western definition of secularism. तो हम जो हमारा constitution define करता है, it is keeping in mind the reality of India, keeping in mind the sentiments of people like Anand Varsh Singh, because the people of India are believers and religion is close to their heart. They have allowed the people to follow their cultural and religion the way they want to, but they have tried to keep the state secular. They have tried to say that this is the sacred duty of the state, not to be partial to any one individual, community, religion, culture, or language. So this is a very tall task, you know, for people who are pygmies, who are uneducated, who have not, whose university degrees are questionable. So for them to be so above the law and to be so impartial is almost a Herculean task. And that is why this kind of dismissing ideas and ideologies and philosophies, by defaming them, by giving them almost abusive connotation. So secularism in the Indian context simply means that the state practices or is partial to no one religion, but the people are allowed to practice their religion the way they want to, because after all, this is a civilization which is unique and different to the rest of the world. This is the cradle where 4 religions were born, where all the great religions of the world and their followers continue to be citizens of this country. So how can we, in a way, Talibanize, or how can we homogenize this beautiful, diverse and colorful society? आपसे एक चीज और शेयर कर लूं, जैसे जो मैं इसलिए कहता हूं कि मैं कर्म कांड करता हूं, रिचुअल्स करता हूं, पूजा करता हूं, घंटी बजाता हूं, शंख बजाता हूं, पर मेरे घर में मैं एक आई विल जस्ट शेयर विथ यू एन एक्सपीरियंस। मैं जहां रहता हूं उसके नेक्स्ट डोर नेबर मेरे एक मुस्लिम परिवार है, और ये जो हमारे यहाँ नवरात्र होती है उसमें फिर लड़कियों को खिलाने की बात होती है ऑन द 9th डे। तो अब वो यंग लड़कियां होनी चाहिए, 10 साल 9 साल से कम वाली या 8 साल से कम वाली। तो मेरी पत्नी परेशान थी क्योंकि अब बच्चे कहाँ से, बगल में 2 लड़कियां थी। तो ये हुआ कि वो मुस्लिम परिवार है, तो हमारी पत्नी ने उनके यहाँ पूछा कि भाई, हमने कहा पूछ लो, क्योंकि अगर ऐसे हम लोग खिला देंगे तो कहीं मालूम नहीं उनको भाई ये बुरा ना लगे कि आपने ये। तो जब हम लोग पूछने गए, मतलब हमारी पत्नी जब उनसे पूछने गई और उनके जवाब सुन के मुझे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे उन्होंने कहा इसमें पूछने की क्या। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात हम लोग करते हैं, ये इतना इंग्रेडिएंट है ना, ये अलग नहीं हो सकता है। तो मैं मतलब उनको ये था कि भाई अगर बच्ची को आप तैयार हैं तो मुझे कैसे हो सकता है। और मुझे कभी, क्योंकि मैं जब अपनी पूजा करता हूं तो पंडित जी से करवाता हूं। मैंने 18 पुराण पढ़े हैं, मैंने वेद का मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं,
लेकिन जब मुझे इस रिचुअल की बात आती है तो मुझे अपने बगल की मुसलमान फैमिली से लड़कियों को बुला के खाना खिलाने में मुझे वही पुण्य मिलता है, वो मुझे वही मिलता है जो मुझे किसी हिंदू लड़की से मिलेगा। आफ्टर दिस एक मेरा और प्रश्न था, क्योंकि समय का थोड़ा है, एक और नया अभी शुरू हुआ और टेक्स्ट बुक में भी चल रहा है हर जगह, मुगल्स को कुछ विलेन जैसा दिखाया जाता है। क्योंकि आपने इस पे बहुत लिखा है, आपने बहुत काम किया है इस पे, मैं थोड़ा एक दो चीजें, क्योंकि मैं कंफ्यूज होता हूं। मुगल्स जो ज्योग्राफिकली जिस इंडिया को, जिस भारत को, जिस हिंदुस्तान को हम लोग आज देखते हैं, उसका कुछ ज्योग्राफिकल वो मुगल्स ने दिया था इंडिया को। मुगल्स के समय में जो जीडीपी हमारी थी वो तमाम जगह है कि दैट वाज दी सबसे ज्यादा हमारी जीडीपी, लार्जेस्ट शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, वो मुगल्स के जमाने में था। हमारा जो भक्ति काल के जो हमारे मतलब सूर, तुलसी, मीरा, कभी जो बेस्ट ऑफ वो हुआ वो मुगल के जमाने में हुआ। तो आप, अच्छा कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुगल्स जो थे वो रिलीजन को प्रोटेक्ट करते थे। मैं थोड़ा इस पे आपसे समझना चाहूंगा वेरी ब्रीफली ऑन वेयर मुगल्स वेर प्रोटेक्टर ऑफ स्टेट और वेर प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? अगर जो पढ़े लिखे होंगे, जिनको थोड़ी सी भी हिस्ट्री के बारे में मालूम होगा, तो ये बादशाह अकबर जो थे उनको तो सूली लगते लगते बचे हैं जब उन्होंने दीन इलाही की बात की है। व्हाट इज दीन इलाही? जो बाद में गंगा जमनी तहजीब हम जिसको कह रहे हैं, वही तो हुई दीन इलाही कि हर, जिसको हम सेक्युलरिज्म बाद में कह रहे हैं, वही तो हुई दीन इलाही कि हर हर दीन की आप रिस्पेक्ट करिए। तो जो इंसान डिवाइड करता है, जो इंसान डिवाइड एंड रूल करना चाहता है, चाहे वो आपके परिवार में हो, कोई कई माएँ, कई पिता भी अपने बच्चों में डिवाइड एंड रूल करते हैं, तो वो पहले एक डीमनाइज करते हैं दूसरे को कि जस्ट टू जस्टिफाई योर एंगर एंड टू अराउज नेगेटिव इमोशंस इन यू, तो उनको डीमनाइज करना है। तो अगर हमें आज के मेहरू को हर्षवर्धन, आप आनंद वर्धन वर्षा साहब कैसे हेट करेंगे? तो हम लोग तो गंगा जमनी तहजीब के प्रोडक्ट हैं। हमारे अब्बा जो थे वो किसी जिना के चेला नहीं थे, वो सुभाष चंद्र बोस के चेले थे। फिर वो गांधी के साथ नौकाली में थे जब आज़ादी जब का जश्न मनाया जा रहा था। फिर वो कांग्रेस पार्टी के एमएलसी थे। तो जब इस तरह की हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी ऐसे मिली हुई है, तो हमें आपको हेट करने के लिए डीमनाइज करना होगा। तो यही हाल है कि अगर आज के मुसलमानों को मारना है, उनकी प्रॉपर्टी लेना है, उनके घर में घुसना है, हमें अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिलानी है, लेकिन हम मेहरू को जेल में डाल के उनके घर में अपने बच्चों को बसा देंगे और भगवा अंगोछा उनको पहना देंगे, इस तरह से वो खुश हो जाएंगे। तो अगर आपकी इस तरह की पॉलिसी है, देन आई हैव टू फिल Anand's mind with horrible stories about me before you are able to come and snatch away my home, my life, my culture, my way of thinking. तो ये सूरत हाल हो रहा है कि कैसे हम डिमोनाइज करें आज के मुसलमानों को बाय गिविंग ऑल दीज फॉल्स फैक्ट्स अबाउट द पास्ट। तो मुगल्स जो थे वो पता नहीं, उनमें मंगोल ब्लड था, उनमें तुर्की ब्लड था, वो उनमें फारसी ब्लड था, दे वर पर्शियन स्पीकिंग, लेकिन सबने तो हिंदुस्तानी औरतों से शादी की। तो व्हाई आर यू not able to accept them as Indians? And I have my own theory about this terrible clash between Hinduism and Islam, जो कि because you know there is always attraction between two opposites. तो हमारी जो 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 धरती है,
कैसे यूनिवर्स में सस्पेंडेड है, because there is due to the magnetic tension between two Opposite poles. poles, right? So यही हाल इस्लाम और हिंदुइज्म का. They are two opposing philosophies. One is monotheistic, one is not. One believes, in debate, one does not. तो इस तरह से you can keep on saying, but that opposite also is the attraction between Islam and Hinduism. And due to the attraction, and because attraction is a positive feeling, बरसों लगे गंगा जमुनी तहजीब को ढालने में. And today it is very painful, when the head of the state says, Bali hamare, Ali tumhare, So of course, to that my reply is, Ali, Bali bhi hamare or Ali bhi hamare, Correct. So the point is, अब ये कहने पे अगर हमें डर हो कि हम जेल चले जाएंगे और हमारी जान को खतरा है, तो लोग चुप रहते हैं. That is why I'm very grateful to you for giving me this platform to air some of my concerns. तो मुगलों का जो रिश्ता है आज की सत्ता से, वो यही है कि वो लोग इतने खराब थे, तो इनके जो डिसेंडेंट हैं ये भी उतने ही खराब हैं. And they are so kharab that they are worthy of being beaten up and deprived of their livelihood and their life in India. That is all. जी, मेहरू जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. और अंत में क्लोजिंग मैं यही कहूंगा कि देखिए, सोसाइटी इज नोन बाय फिल्म. बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करती है. हिंदुस्तान की आज तक की सर्वाधिक जो सफल फिल्म है, जिसको लोग याद करते हैं, मुगल आजम है, अभी भी है. उसको आप जितना डिमीन कर लीजिए, वो मुगल आजम ही रहेगी. वो कभी डेमोनाइज, आप उसको छोटा नहीं कर पाएंगे. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हमारी साझी जो विरासत है ना हमारी आपकी, द फैब्रिक इज सो स्ट्रांग कि कुछ एक दो धागे कहीं निकालने की कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इट्स अ पासिंग फेज. आने वाले समय में इस तरह की कोई चीजें अपने आप गुजर जाएंगी. वो वक्त था, वो भी गुजर गया. ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.